नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 9 की हिंदी। क्लास 9 की हिंदी में हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं अपनी हिंदी की क्षितिज पाठ्य पुस्तिका भाग 1 का पाठ 3, जिसका नाम है उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो ये चैप्टर हमने अपने लास्ट सेशन में स्टार्ट कर दिया था और आपने देखा कि हमने कितने अच्छे से यहाँ पर चैप्टर की शुरुआत की, पाठ की शुरुआत की। उपभोक्तावाद की संस्कृति में हमने यहाँ पर काफी कुछ चीजें जानी है, काफी कुछ चीजें सीखी हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है उपभोक्तावाद। तो लास्ट सेशन में हमने पढ़ा था उपभोक्तावाद क्या होता है, कैसे इसमें हम सारी चीजों के बारे में जानते हैं, कैसे जो रोजमर्रा से जुड़ी हुई चीजें हैं हमारी है, चाहे हमारे कोई भी नीड है, खाने पीने की चीजों से लेकर या आपके साजो सामान से लेकर या आपके कोई भी चीज, उसका जो विज्ञापन है वो किस तरह से आपको, जो एक कंपनी है वो दिखाती है, किस तरह से आपको उस वस्तु के प्रति आकर्षित किया जाता है, वस्तु को लेने के लिए आपको उत्साहित किया जाता है। भले ही आपके लायक वो, एक तरह से भले ही वो आपके यूज की हो या ना हो, भले ही वो वस्तु जो है जिसको आप ले रहे हैं उसकी क्वालिटी उतनी अच्छी हो या नहीं, लेकिन फिर भी हमें उन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा एक तरह से उत्साहित किया जाता है इन विज्ञापनों के द्वारा। तो लास्ट सेशन में हमने काफी अच्छे से अपने चैप्टर की शुरुआत की थी। कैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक नई जीवन शैली किस तरह से अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है, एक नई जीवन शैली कैसे अपने आप को जमाने की कोशिश कर रही है। और देखिए यहाँ पे एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। और ये उत्पादन किसके लिए है? हमारे भोग के लिए है, हमारे लिए है ये उत्पादन। तो देखिए इन उत्पादनों में मैंने सबसे पहले यहाँ पर आपको बताया था कि आज के टाइम में तो सुख की परिभाषा भी बदल गई है कि सुख इंसान किसको कहता है? उपभोग और भोग को ही सुख कहता है। जितना उसके पास चीजें हैं उपभोग करने के लिए, जितना उसके पास चीजें हैं एकत्रित करने के लिए, वो सब क्या है? सुख है। तो देखिए हमने यहाँ पर लास्ट सेशन में पढ़ा था कि आज जो है बाजार विलासिता की चीजों से भरा पड़ा है, यानी कि आज का जो बाजार है वो विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में लगा रहता है। वो हमेशा आपको अपनी तरफ आकर्षित करने वाला रहता है। और देखिए यहाँ पर हर चीज, जैसे मैंने शुरुआत की थी आपके टूथपेस्ट से, आपके ब्रश से, आपके साबुन से, या आपके दूसरी चीज हमने यहाँ पर देखिए पढ़ी थी कि किस तरह से यहाँ पर एक विज्ञापन को किस तरह से बताया जाता है कि किस तरह से विज्ञापन आपको पूर्ण सुरक्षा देता है। और अलग अलग तरह से आपको बहुत सारे अलग अलग ब्रांड के जो टूथपेस्ट है वही आपको इतनी अच्छी तरह से अपना एक तरह से विज्ञापन देंगे कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि कौन सा सबसे बेस्ट है, कौन सा हम सबसे ज्यादा अच्छे से ले सके। तो देखिए यहाँ पर किसी जो पेस्ट के बारे में हमने बताया था, उसके बाद हमने सौंदर्य प्रसाधनों की भीड़ के विषय में बताया था कि आजकल की जो संभ्रांत महिलाएं हैं उनकी ड्रेसिंग टेबल पर कितने अलग अलग तरह की जो एक तरह से चीजें होती हैं, जो सौंदर्य के साधन होते हैं, जिसमें एक तरह से परफ्यूम, जैसे मैंने आपको बताया कि एक तरह से परफ्यूम मंगाया है पेरिस से, और इतनी सारी चीजें। अब हमने यहाँ पर एक और चीज क्लियर की थी कि अब इस दौड़ में पुरुष भी पीछे नहीं है। तो जैसे मैंने पुरुषों के लिए बताया था कि पहले के टाइम पे ज्यादा जो एक तरह से स्त्रियां जो है वो आभूषणों के प्रति, सौंदर्य प्रसाधनों के प्रति पहले से ही काफी ज्यादा लगाव रखती है, काफी ज्यादा इंटरेस्ट उनका है। लेकिन पुरुषों का ये इंटरेस्ट जो है पहले नहीं था। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे काफी सारी चीजें मैंने यहाँ पर आपको बताई कि अलग अलग तरह के फेस वॉश, पुरुषों के लिए भी अलग अलग तरह के आपको शेविंग किट्स, अलग अलग तरह के आफ्टर शेव लोशन, अलग अलग तरह के आप बहुत सारे परफ्यूम या व्हाइटनिंग क्रीम्स,
आप देखेंगे बहुत ज्यादा मात्रा में ये सारी चीजें अब पुरुषों के लिए भी है। और उसके बाद मैंने आपको यहाँ पर परिधान की दुनिया के विषय में बताया था कि इस चीज को छोड़कर आगे बढ़ते हैं परिधान की दुनिया में, वस्तु एवं परिधान की दुनिया में। तो जगह जगह बहुत सारे बुटीक खुल गए हैं। मैंने क्या बताया कि एक नई जीवन शैली यहाँ से शुरू हो रही है, नए नए बुटीक खुल रहे हैं, नए नए डिजाइन के परिधान बाजार में आ गए हैं। और ये कैसे ट्रेंडी है, ट्रेंडी यानी कि जो बहुत ज्यादा चलन में है। ठीक, इस तरह से अब यहाँ पर घड़ी के विषय में मैंने सबसे अच्छा एग्जाम्पल आप लोगों को दिया था कि पहले के समय में जो घड़ी होती थी, ठीक है, वो क्या करती थी, समय दिखाती थी। और अगर हमें उससे यदि यही काम लेना हो, यानी कि अगर घड़ी से हमें केवल समय दिखाने का ही काम लेना हो, तो 400-500 में ये घड़ी आसानी से मिल जाएगी। हैसियत जताने के लिए आप 50 से 60 हजार या 1.5 लाख की घड़ी भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर हमने लास्ट सेशन में यही डिस्कस किया था कि यदि आपको कोई घड़ी केवल समय दिखाने के लिए खरीदनी है, समय देखने के लिए अगर कोई घड़ी खरीदनी है, तो आप 1000, 500, 1500, 2000 की अच्छी क्वालिटी की घड़ियां आप ले सकते हैं। आप उसके अलावा अगर आपको एक तरह से बहुत ज्यादा आपको हैसियत जताने का है, तो उसमें आप 1 लाख 1.5 लाख तक की घड़ी भी ले सकते हैं। आप देखिए, संगीत की समझ हो या ना हो, लास्ट सेशन में हमने यहाँ तक पढ़ा था। और इसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे कि संगीत की समझ भले ही हम में ना हो, आज के टाइम में आप देखेंगे कि भले ही संगीत की समझ किसी को भी नहीं है अच्छे से, जो पहले के अच्छे से संगीत हुआ करते थे, शास्त्रीय संगीत हुआ करते थे, अलग अलग तरह के संगीत म्यूजिक हुआ करते थे, अलग अलग धुनें होती थी, भले ही उनका ज्ञान किसी को ना हो, लेकिन संगीत की समझ हो या ना हो, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। घर में एक कीमती सा म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात ही नहीं यदि आप उसे ठीक तरह से चला भी ना सके। इसमें भी बहुत बड़ी बात नहीं है कि आप उसे ठीक तरह से चला भी नहीं पा रहे हैं, यानी कि वो इतना ज्यादा मॉड्यूलर है, इतना ज्यादा मॉडर्न है कि आप उसको ठीक तरह से चला भी नहीं पा रहे हैं। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे जाते ही है। अब देखिए, कंप्यूटर की दुनिया में आ जाते हैं, क्योंकि एक तरह से लैपटॉप, कंप्यूटर, ये सारी चीजें जो है काम के लिए तो खरीदी जाती है, सब लोग अपने काम के लिए इस चीज को खरीदते हैं, लेकिन महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। केवल अगर आप दिखावे के लिए उन सब चीजों को खरीदना चाहते हैं, अगर अब देखिए, अगर किसी को काम के लिए कोई लैपटॉप खरीदना है, काम के लिए कोई चीजें खरीदनी है, तो वो एक सस्ते में कम 1000, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 30,000 में अच्छा, या 50,000 तक में वो एक अच्छा सा लैपटॉप या कंप्यूटर ले सकता है, जो बहुत अच्छा काम करे, काफी एक तरह से वारंटी वाला हो, अच्छा हो, क्वालिटी का हो। लेकिन अगर आपको महज दिखावे के लिए ये सारी चीजें लेनी है, तो ऐसे लोगों की भी संख्या कम नहीं है, जिनको बहुत ब्रांडेड बहुत बड़े बड़े ब्रांड के लैपटॉप, कंप्यूटर्स चाहिए, और उनका उतना उसमें कोई काम नहीं होता। खाने के लिए 5 सितारा होटल है, और अब तो वहां पर विवाह ही भी होने लगे हैं। और खाना खाने के लिए 5 स्टार होटल, और बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। और अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, तो आप 5 स्टार हॉस्पिटल भी अपने लिए कर सकते हैं। अच्छे सुख सुविधा और अच्छे इलाज के लिए के अतिरिक्त यहाँ पर अनुभव काफी अच्छे समय तक चर्चा का विषय रहेगा। यानी कि अगर आप एक 5 स्टार हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं, तो अच्छा इलाज तो होगा ही, साथ में वहां पर आपको जो हॉस्पिटलिटी मिलेगी, जहां वहां पर जो आपको एक तरह से सुविधाएं मिलेंगी, वहां पर जो आपको ट्रीटमेंट मिलेगा, वहां पर जो आपको एक तरह से बहुत अच्छे जो आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी, वो काफी समय तक आपके पास चर्चा करने के लिए लोगों के लिए रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 स्टार पब्लिक स्कूल, पढ़ाई के लिए अब स्कूल्स भी 5 स्टार होने लगे हैं। अब स्कूल में अब आप टीचर्स की क्वालिटी या शिक्षा की गुणवत्ता पर ध्यान ना देकर स्कूल की क्वालिटी,
स्कूल की एक तरह से कि वो 5 स्टार स्कूल है या नहीं, वहां पर बच्चों को क्या सुविधाएं हैं, क्या सुविधाएं नहीं है, ये सारी चीजें अब सब लोग देखते हैं। और शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएं। तो देखने में ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से हम इस भीड़ में आगे बढ़ रहे हैं, दिखावे की भीड़ में आगे बढ़ रहे हैं, उपभोक्तावाद की भीड़ में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा लगता है एक दिन 5 स्टार कॉलेजेस और 5 स्टार यूनिवर्सिटीज भी आपकी खुल जाएंगी। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई है, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने के पहले ही अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। तो देखिए कितनी बड़ी बात है ये, एक दिखावे मात्र के लिए, महज दिखावे के लिए। क्योंकि इंसान जब मृत हो जाता है, इंसान जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके बाद उसको सांसारिक मोह माया, सांसारिक चीजों से कुछ लेना देना नहीं होता। उसके बाद उसने जितना धन कमाया है, उसके पास जितनी सुख सुविधाएं हैं, उसके जितने रिश्ते नाते हैं, उसका जितना ऐश्वर्य है, वो सब यहीं पर रह जाता है। साथ उसके जाता है बस उसका एक तरह से जो उसने सत्कर्म किए हैं, अच्छे वचन उसने बोले हैं, बस वो चीजें। लेकिन आप देखेंगे कि अमेरिका और यूरोप के जो कुछ देश हैं, वहां पे तो आजकल जो बड़े बड़े लोग हैं, वो अंतिम संस्कार से पहले, यानी कि अपनी मृत्यु से पहले, अपने अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर कर जाते हैं कि मैं अपने लिए जमीन खरीद लेते हैं कि जब मेरी मृत्यु होगी तो मुझे इस जगह पर दफनाया जाएगा और इसकी डेकोरेशन ऐसी होनी चाहिए, इसको इस तरह से सजाया जाना चाहिए, यहाँ पर प्लांट होना चाहिए, यहाँ पर वाटरफॉल भी होना चाहिए, यहाँ पर एक तरह से फूलों के पौधे होने चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पर अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी करा लेते हैं। आप देखिए अपनी कब्र के आसपास हरी घास हो सकती है, मन चाहे फूल लगवा सकते हैं, पानी के फव्वारे लगा सकते हैं, और चाहे तो परमानेंटली वहां पर मंद संगीत की ध्वनि भी निरंतर बजवा सकते हैं। तो ये अभी सुविधा भारत में उपलब्ध नहीं है। कल भारत में भी शायद ऐसी सुविधा जो है उपलब्ध हो जाएगी। अमेरिका में जो आज हो रहा है, कल वह शायद भी भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं। अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के, अपनी इज्जत को दिखाने के, अपने स्टेटस को दिखाने के अनेक रूप हो सकते हैं, और वो रूप चाहे फिर हास्यास्पद ही क्यों ना हो, मजाक बनाने वाले ही क्यों ना हो। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि मृत्यु के बाद इंसान को नहीं पता कि उसका क्या होने वाला है, लेकिन फिर भी अगर कोई इंसान इस तरह का प्रबंध करा के जा रहा है कि जहाँ पे मुझे एक तरह से दफनाया जाए, वहां पर हरी घास हो, वहां पर पेड़ पौधे हो, वहां पर वाटरफॉल हो, छोटा सा झरना हो, पानी बह रहा हो, या मधुर संगीत वहां पर निरंतर बज रहा हो, या और भी बहुत सारी सुविधाएं, तो ये सब एक हास्यास्पद ही तो है। तो इस तरह के अनेक रूप होते हैं प्रतिष्ठा के। लोग अलग अलग तरह से अपने लेवल को, अपने स्टेटस को, अपनी प्रतिष्ठा को दूसरों के सामने जताते हैं, फिर चाहे वो हास्यास्पद ही क्यों ना हो। अब देखिए इसकी एक छोटी सी झलक, और देखिए अब यहाँ पर हम उपभोक्तावाद के विषय में पढ़ रहे हैं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अगर यही चीज भारत में भी हो जाएगी, तो लोग भी अपने लिए भी जो मरघट है या जो शमशान जो स्थान है, वहां पर अपने लिए जगह बुक करवाएंगे कि मुझे यहाँ पर जाना चाहिए, और मेरे दफनाने का जो कॉन्ट्रैक्ट है मैंने इन लोगों को दिया हुआ है। यानी कि ये भी शायद एक बिजनेस बन जाएगा, ये भी शायद एक तरह से व्यापार बन जाएगा, और लोग इसका भी एडवर्टाइजमेंट देंगे, और लोग इसमें भी बहुत अच्छा अच्छा करके दिखाने की कोशिश करेंगे। तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम उपभोक्तावाद के विषय में कह रहे हैं कि लोगों की प्रतिष्ठा दिखाने के अलग अलग तरीके हैं, चाहे वो फिर हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह विशिष्ट समाज है, पर सामान्य भी इसे ललचाही निगाहों से देखते हैं। सामान्य जन, देखिए ये सारी चीजें वैसे तो विशिष्ट जनों के लिए है। विशिष्ट जन यानी कि जो एक तरह से कह सकते हैं उच्च वर्ग के जो लोग हैं, ठीक है, ये सारी चीजें उच्च वर्ग के लोगों के लिए है। लेकिन जो सामान्य जन है, जो आम लोग हैं,
वो भी फिर इन सब चीजों को ललचाई हुई नजरों से देखते हैं, वो भी इन सब चीजों को ललचाई हुई नजरों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में, अगर उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही एक राइट चॉइस है। अगर एक तरह से विज्ञापन की भाषा में अगर हम देखें तो यही एक राइट चॉइस है, कि आपसे कहा जाता है ना कि आप ये ले लीजिए, ये आपके लिए राइट चॉइस रहेगी। तो देखिए, आपने देखा होगा कि कई सारे विज्ञापन सुबह होने से लेकर रात होने तक, खाने पीने की वस्तुओं से लेकर कपड़े ओढ़ने पहनने की वस्तुओं से लेकर, और आपके आभूषणों से लेकर, आपके बच्चों के स्कूल कॉलेजेस से लेकर, हॉस्पिटल से लेकर, दवाइयों से लेकर, जितनी भी चीजें हैं आप देख सकते हैं, सारी की सारी चीजें एडवर्टाइज में और उसमें आप देखेंगे कि कई तरह से आपको लुभाने और ललचाने की कोशिश की जाती है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, मोती जैसे दांत, पूर्ण सुरक्षा और गुणों से भरपूर टूथपेस्ट का ऐड। उसके बाद बिस्किट एक के साथ एक फ्री, शीतल जल सुपर ऑफर, यानी कि 100 का जो आपका वाटर बॉटल है वो आपको 20 रुपीज में दिया जा रहा है, 80% ऑफ है यहाँ पर। तो जबकि वो जो बॉटल है वो सच में 20 रुपीज की है, और आपको वहां पर प्राइस को जो है लेस करके दिखाया जा रहा है। तो इस तरह के काफी सारे ऑफर्स, काफी सारे एडवर्टाइजमेंट आप सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर और बाकी चीजों पर। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आए। अब देखिए, टॉपिक के गंभीर पक्ष की ओर चलते हैं। पाठ में कुछ जो बातें थी वो हमने पढ़ी। अब हम जरूरी टॉपिक की तरफ आते हैं कि जरूरी क्या है, किस लिए हम इस पाठ को पढ़ रहे हैं, किस लिए हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, ये गंभीर पक्ष है, ये एक बहुत ही गंभीर बात है, सोचने वाली बात है, समझने वाली बात है। अब सोचने वाली बात क्यों है? देखिए, मैंने आपको बताया कि आप लोग भी इसके शिकार होते हैं, हम आम जन भी इसके शिकार होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं नहीं, ये ज्यादा अच्छा एडवर्टाइजमेंट देता है तो ये ज्यादा अच्छा है, इसको यूज करने से हमें ज्यादा लाभ होगा, इसको प्रयोग करने से हमें ज्यादा फायदा होगा। तो इस तरह से क्या होता है कि इस उपभोक्तावादी संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है, ये हमें सोचना है। तो देखिए, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। ठीक है, जो सामंती संस्कृति है उसके कुछ तत्व जो है भारत में पहले से भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है, जो ये उपभोक्तावाद है वो इस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। आज सामंत बदल गए हैं, आज सामंत बदल गए हैं, सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, आस्थाओं का क्षरण हुआ है। यानी कि आज जो सामंती संस्कृति है इसका पूरी तरह से जो मुहावरा है वही पूरी तरह से चेंज हो गया है। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, यानी कि अगर हम अपनी संस्कृति की बात कितनी ही करें, अपनी सांस्कृतिक अस्मिता, यानी कि जो हमारी संस्कृति की जो एक तरह से लोक लाज है, जो हमारी संस्कृति की जो एक इज्जत है, उसकी हम चाहे कितनी भी बात करें कि नहीं ये हमारी सभ्यता में नहीं होता, ऐसा हमारी संस्कृति में नहीं होता, ऐसा हमने अपनी संस्कृति में कभी नहीं अपनाया। तो इस चीज की बात भले ही हम कितनी भी कर लें, लेकिन परंपराओं का अवमूल्यन तो हो रहा है। जो परंपराएं चली आ रही थी उन परंपराओं का अवमूल्यन तो हुआ है, और साथ ही आस्थाओं का क्षरण भी हुआ है, यानी कि लोगों की आस्थाओं को भी चोट पहुंची है। कड़वा सच तो यह है, हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। अब देखिए, एक लाइन यहां पर आई है, बौद्धिक दास्ता, हम बौद्धिक दास्ता स्वीकार कर रहे हैं। अब ये क्या है बौद्धिक दास्ता? देखिए, एक टाइम था जब भारत जो है ब्रिटिश शासन के अधीन था। जब क्या था? भारत ब्रिटिश शासन के अधीन था, और उस समय जो ब्रिटिशर्स थे, जो अंग्रेज थे, वो हम पर अपने एक तरह से रूल्स, अपने रेगुलेशंस, अपने तरीके,
वो क्या करते थे, थोपते थे अपने रूल रेगुलेशन, थोपते थे अपने नियम, थोपते थे कि नहीं आपको ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। और उसके बाद एक तरह से अपने जितने भी उनके नियम थे उनको वो थोपते थे। तो इस तरह से लोगों ने धीरे धीरे इसका कड़ा विरोध किया। बहुत सारे हमारे महापुरुष हुए जिन्होंने इन सब चीजों को झेला, इनके विरुद्ध लड़ाई की, अपने प्राणों को भी एक तरह से प्राणों की भी बाजी लगाई। लेकिन क्या हुआ कि उनका जो एक तरह से उनकी झलक थी पश्चिमी सभ्यता की, उनका रहन सहन, उनका खान पान, उनके तौर तरीके, या उनका उठना बैठना, या जो भी चीजें थी, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे भारत में जो है रह गई। और अब हम जो है क्या करते हैं कि हमें आज जब हम हजारों जब सालों बीत गए हैं, हमें आजाद हुए, हमारे देश को आजाद हुए, तो तब भी हम आधुनिकता के नाम पर पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहे हैं। आधुनिकता के नाम पर हम अपनी संस्कृति सभ्यता को एक तरह से भूलते जा रहे हैं। ठीक है, आधुनिक बनना जरूरी है, समय के साथ चलना जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे समय बदलता है उसकी नीड्स, उसकी जरूरतें भी बदलती रहती है। तो जो भी व्यक्ति या जो भी समाज उस समय के अनुकूल नहीं चलेगा, टाइम के अनुकूल नहीं चलेगा, वो क्या होगा, पिछड़ जाएगा। देखिए, समय के साथ चलना अलग बात है, लेकिन किसी के गुलाम होकर, किसी के दास होकर, किसी की एक तरह से किसी को एक तरह से अंधभक्त होकर फॉलो करना, ये अलग बात है। तो यहाँ पर हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं। बौद्धिक दासता यानी कि जो हम मानसिक रूप से अपने बौद्धिक रूप से हम क्या कर रहे हैं, उन सभ्यताओं को ही अपना रहे हैं, उन सभ्यताओं को ही हम एक तरह से पश्चिमी सभ्यता का ही हम अनुकरण कर रहे हैं, उन्हीं की तरह रहना, बोलना, खाना, चलना सीख रहे हैं। और दूसरा क्या है, इसमें भी हम स्टेटस देखते हैं, इसमें भी हम ये देखते हैं कि कौन ज्यादा अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छा खाना खाता है, अच्छे होटल में जा रहा है, अच्छी महंगी महंगी शादियां कर रहा है, अच्छे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जा रहा है, या बड़े बड़े स्कूल में पढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, इससे हम व्यक्ति का एक लेवल, एक स्टेटस तय करते हैं। तो यहाँ पर पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेशक बन रहे हैं, यानी कि हम कर रहे हैं पश्चिमी संस्कृति का, पश्चिमी सभ्यता संस्कृति के उपनिवेशक हम बन रहे हैं। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। अब जो हमारी जो ये नई संस्कृति बनी है, ये अनुकरण की संस्कृति हो गई है। खुद नहीं सोचना है, अपना स्टेटस नहीं देखना, अपना लेवल नहीं देखना है कि यार मैं किस तरह से अपने आप को बड़ा बना सकता हूँ, मैं किस तरह से अपने परिवार को आगे ले जा सकता हूँ, मैं किस तरह से अपने समाज को आगे ले जा सकता हूँ, मैं अपने देश का नाम किस तरह से रोशन कर सकता हूँ। ये चीजें हम नहीं सोच रहे हैं, बल्कि हमारी संस्कृति तो अनुकरण की संस्कृति है। अगर हमने क्या है कि हमने पढ़ाई करनी है, भले ही उसमें हमें अपना सब कुछ एक तरह से सब कुछ अब क्यों ना देना पड़ जाए, लेकिन हमने पढ़ाई करनी है, उसके बाद हमने बाहर जाकर नौकरी करनी है। तो ये सारी चीजें क्या है, ये एक तरह से हमें पश्चिमी उपनिवेशक बना रही है। हम बाहर की चीजों को खरीदना, उनको यूज करना, उनका उपयोग करना, उनके तौर तरीके अपनाना, वो सारी चीजें हम कर रहे हैं। हम आधुनिकता के नाम पर झूठे प्रतिमानों को अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर, प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में, कि अपने आप को अच्छा दिखाने की, अपने आप को बड़ा दिखाने की, अपने आप को एक तरह से सबसे आगे दिखाने की, जो ये एक गलत अंधी प्रतिस्पर्धा है, यानी कि यहाँ पर हम देख नहीं रहे कि इससे हम कहाँ जाने वाले हैं, हमारा परिवार कहाँ जाने वाला है, हमारा समाज कहाँ जाने वाला है, हमारा देश कहाँ जाने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है इन सब का हमारे देश पर, हमारे समाज पर, हमारे राज्य पर। हम ये सोचे बिना प्रतिस्पर्धा की प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा में जो अपना है उसे खोकर छदम की आधुनिकता, छदम यानी कि बिल्कुल जो झूठी आधुनिकता है उसकी गिरफ्त में आते जा रहे हैं, उसको अपनाते जा रहे हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण
संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों को, जो हमारी संस्कृति को बचाने वाली जो शक्तियां हैं, हमारी संस्कृति को नियंत्रित करने वाली जो शक्तियां हैं, उनके कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। हम क्या हो रहे हैं? दिग्भ्रमित हो रहे हैं, यानी कि आजकल कि सब जो इंसान है वो अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़कर, अपनी संस्कृति सभ्यता को छोड़कर पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण कर रहा है। जिस तरह से हमारी संस्कृति की जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो रही, कमजोर पड़ रही हैं, क्योंकि हम उनको वैल्यू नहीं देते, हम उनका मूल्य नहीं समझ रहे हैं। तो इस तरह से उनकी जो शक्तियां हैं वो क्षीण हो रही है, और इसी कारण हम दिग्भ्रमित हो रहे हैं। यानी कि इसी कारण, क्योंकि देखिए हम अपनी संस्कृति सभ्यता को नहीं अपनाते। कई चीजें ऐसी हैं जो, कई त्योहार, कई व्रत, कई उपवास, कई चीजें अपनी सभ्यता से जुड़ी हुई जो हम अभी काफी ज्यादा एक तरह से भूल चुके हैं। कई ऐसे रीति रिवाज है, मुझे लगता है कि अब आप एक एग्जाम्पल ले लीजिए, पहाड़ का एग्जाम्पल ले लीजिए, शहर का एग्जाम्पल ले लीजिए, कि पहाड़ों में हम बहुत सारे फेस्टिवल्स, जो ऐसे छोटे मोटे फेस्टिवल्स हैं जो हमारी संस्कृति से जुड़े हुए हैं, जिनके पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई मोटिव जुड़ा हुआ है, हम क्या करते हैं? उनको भूलते जाते हैं, हम उनको सेलिब्रेट नहीं करते हैं। और क्योंकि हम यहाँ पर एक तरह से सेलिब्रेट करते हैं नई नई चीजें, हम नई नई चीजें यहाँ पर देख रहे हैं। अब देखिए, पहले हम जो है नव वर्ष, जो है हमारा जो नव वर्ष आता था, हिंदू संवत जो नव वर्ष हमारा है, जो चैत्र माह से प्रारंभ होता है, उसे हम नव वर्ष कहा करते थे। लेकिन अब हमारे लिए नव वर्ष वही जो नव वर्ष अंग्रेजी के जो आपके मंथ हैं, जनवरी फरवरी, वही हमारा भी नव वर्ष हो जाता है। इसी तरह से और ऐसा नहीं है कि हमें दूसरों के फेस्टिवल नहीं एक तरह से अपनाने हैं, या दूसरों की चीजों को नहीं करना है, क्योंकि हम भारत में हैं, ये यहाँ पर सभी धर्मों के लोग सभी जो है एक साथ रहते हैं। तो हर चीज को हमने अपने जीवन में उतारना है, लेकिन अपनी संस्कृति सभ्यता के साथ, उसे पीछे छोड़कर नहीं, उसके साथ रहकर, उसको साथ लेकर हमें आगे बढ़ना है। तो इस तरह से हमारा जो आज का सेशन है वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। आज जो कुछ पढ़ा है उसको घर पर रिवाइज कीजिए। चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो और कुछ ही पार्ट यहाँ पर शेष रहा है, जिसे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और साथ ही एक पीपीटी के द्वारा हम देखेंगे कि किस तरह से ये जो उपभोक्तावाद है ये कितना ज्यादा भयंकर रूप धारण कर सकता है और कर रहा है। तो चलिए, आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।